नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर जोधपुर हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। अमन चोपड़ा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए हैं। जयपुर हाई कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी पर रोक लगा चुका है। हाई कोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए। अमन चोपड़ा को बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए हैं। अमन चोपड़ा पर डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा को बड़ी राहत दी और गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। जो है पिटीशन फाइल कर रखी थी, उस पर आज सुनवाई हुई। उस सुनवाई के अंदर जो है मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा सीनियर एडवोकेट और मिस्टर मनोज भंडारी सीनियर एडवोकेट, ये दोनों के दोनों ने जो है अमन चोपड़ा की तरफ से अपना पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय को ये बताया कि इसके अंदर जो धाराएं लगाई गई हैं, सीडिशन की धाराएं लगाई गई हैं या धार्मिक वैमनस्य फैलाने की धाराएं लगाई गई, वो बनती नहीं है। कोर्ट ने उस समय पे ये भी क्वेरी करी कि क्या ये कार्यक्रम आज की तारीख में कहीं पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो बताया गया कि नहीं, इस प्रकार से ये प्रोग्राम आज की तारीख में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो कोर्ट ने इस समय पे ये व्यू पाया कि एक बार जो है मैं वो पूरा का पूरा कार्यक्रम देखना चाहूँगा। तो उनसे सीडी ऑलरेडी जो पेश रिकॉर्ड पे कर रखी है, उन्होंने कहा मैं को देखना चाहूँगा क्योंकि कार्यक्रम तकरीबन 1 घंटे का है, तो मैं बोला कि मैं न्यायालय का समय ना बर्बाद करते हुए इन चेम्बर इसको देखना पसंद करूँगा। और ये कहते हुए उन्होंने जो है इसको कल 12 बजे पे रखा है, लेकिन कोर्ट ने जो है इंटरिम रिलीफ ग्रांट करी है कि अमन चोपड़ा को अगले आदेशों तक, कल की सुनवाई अगले आदेशों तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार से कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं था, तो क्या हर किसी एंकर को आप किसी भी बात के लिए गिरफ्तार कर सकते हो, किसी भी मुकदमे में आप अरेस्ट कर सकते हो? तो कोर्ट का ये व्यू था कि ऐसे नहीं होता, कि जब तक हम पूरी सीडी देखेंगे, सीडी देखने के बाद क्या मामला बनना पाया जाता है, नहीं बनना पाया जाता, तो उस आधार पर ही कोई आगे कार्रवाई करेंगे। इसलिए कोर्ट ने जो है कल 12 बजे उस सुनवाई का रखा गया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में सरकार का तरीका सही नहीं था। सर, अमन चोपड़ा को लेकर राहत मिल गई जोधपुर हाई कोर्ट से भी, पहले जयपुर से मिली, अब गिरफ्तारी पर रोक हाई कोर्ट जोधपुर ने भी लगा दी है। देखिए, लोकतंत्र की बात करने वाले मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है, न्यायालय से रिलीफ मिली है, लेकिन सरकार का जो रुख था वो ठीक नहीं था। अमन चोपड़ा के मामले में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है। मेघवाल ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत प्रेस इंडेक्स की बात करते हैं, लेकिन इनके द्वारा पत्रकारों के साथ किए जा रहे बर्ताव से ही इंडेक्स में हम नीचे हैं। अमन चोपड़ा जी के मामले में सरकार ने जो रवैया अपनाया, ये निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ जैसा रवैया लग रहा था मेरे, जो मैंने मीडिया में देखा है। एक तरफ तो अशोक गहलोत जी बोलते हैं कि मीडिया में इंडेक्स गिर रहा है, तो किस कारण से गिर रहा है? ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, तभी जाकर के वो देश का एक इंडेक्स बनता है, ये देश का एक डेटा बनता है। तो ये ऐसी घटनाएं निंदनीय, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अमन चोपड़ा मामले में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का काम करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगातार मुख्यमंत्री जी किसी न किसी रूप में हमला कर रहे हैं। ये वही मुख्यमंत्री जिन्होंने पहली वर्षगांठ पर यह कहा था कि अगर सरकार का विज्ञापन चाहते हो तो हमारी खबरें छापो। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लगातार छोटी मोटी बातों को लेकर अपने निशाने पर जो भी पत्रकार आते हैं, राजनेता आते हैं, उनको साधने का काम करते हैं। दुर्भाग्यजनक। और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। महेश जोशी के बेटे पर सियासत गर्म है। कैबिनेट बैठक में अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। मंत्री महेश जोशी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। रोहित जोशी मामले पर सियासी हलकों में चर्चा तेज है। आज शाम 5 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होने वाली है, लेकिन इन सब के बीच चर्चा यह है सियासी हलकों में कि महेश जोशी
इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। और कैबिनेट बैठक आज होनी है, इसमें अनौपचारिक तौर पर चर्चा संभव है कि हो। आज शाम 5 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट की बैठक से पहले सियासी हलकों में चर्चा यह है कि रोहित जोशी मामले पर संभव है कि अनौपचारिक तौर पर कैबिनेट में बात हो और महेश जोशी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे प्रस्तावित है और जो सियासी हलकों में चर्चा है वो ये कि हो सकता है इस बैठक में महेश जोशी अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। इसको लेकर के भी अब चर्चा है और अनौपचारिक तौर पर कैबिनेट में रोहित जोशी के मामले पर चर्चा हो सकती है। कैबिनेट बैठक के दौरान ये भी चर्चाएं जो हैं वो तेज हैं। तो महेश जोशी के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और जो 0 एफआईआर थी वो अब रेगुलर एफआईआर में बदली गई है। रेगुलर एफआईआर के मामले में जांच भी शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जो 0 एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी वो अब रेगुलर एफआईआर में बदली गई है। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी है कैबिनेट बैठक के दौरान अनौपचारिक चर्चा और महेश जोशी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं अब चल रही हैं? अब बिल्कुल देखिए अभिषेक, कोई एजेंडा तो कैबिनेट का जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि ये जो मामला है रोहित जोशी वाला, ये काफी तूल अब पकड़ रहा है और क्योंकि वार पलटवार इस मामले में हो रहे हैं, विपक्ष जो है वो घेरने की तैयारी कर रहा है इस मामले पर। और इसके साथ ही क्योंकि ये मामला उदयपुर में नवसंकल्प शिविर होने वाला है 13 से 15 मई तक, उससे पहले ये मामला सामने आया है। तो सियासी हलकों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि इस मामले में पार्टी कोई स्टेप जो है वो ले सकती है। और आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि खुद मंत्री महेश जोशी जो है वो खुद आगे बढ़कर इस मामले में इस्तीफे की पेशकश करें, क्योंकि ये जो मामला है इससे पार्टी की छवि को तो नुकसान पहुंच ही रहा है और पार्टी को जो है वो सियासी नुकसान भी इस पूरे मामले से हो सकता है। तो कार्रवाई जो है वो संभावित इस मामले में मानी जा रही है कि हो सकता है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ये भी कहा गया है कि रोहित जोशी के पिता जो है वो मंत्री हैं, वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जो है वो इस मामले में जो है वो कार्रवाई हो सकता है कि नहीं होने दे। तो इसलिए जो है ये इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी है सियासी हलकों में कि कोई इस्तीफे की पेशकश जो है वो कैबिनेट की बैठक में की जा सकती है। हालांकि कोई एजेंडा जारी नहीं हुआ है और इस मामले पर अगर चर्चा भी होगी तो वो अनौपचारिक रूप से चर्चा होगी पूरे मामले पर इस बैठक में। इसके साथ ही कि दूसरे मसले जो है उन पर भी बैठक में चर्चा होगी नवसंकल्प शिविर से पहले, क्योंकि मामला है। और एक चीज और अगर आपके पास अपडेट हो जांच को लेकर के, क्योंकि 0 एफआईआर जो है वो रेगुलर एफआईआर में बदली है और जांच अब शुरू हो गई है, तो उस संदर्भ में कोई जानकारी आपके पास? देखिए अभी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये सही है कि पहले जो है वो 0 एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई थी और सवाई माधोपुर पुलिस को एफआईआर जो है वो भेजी गई थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने खुद इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और जांच भी अब दिल्ली पुलिस का ही अधिकारी, एक महिला अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई है रोहित जोशी, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि 164 के बयान भी इस तरह की खबर आ रही है कि हो चुके हैं पीड़िता के। तो इस मामले में जल्दी ही संभव है कि गिरफ्तारी भी हो रोहित जोशी की। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और 1-2 दिन में जो है वो बड़े अपडेट्स इस मामले में देखने को मिल सकते हैं। अभिषेक, चलिए बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोप के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो कांग्रेस का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो जाने मात्र से कोई अपराधी नहीं हो जाता, लेकिन दोषी पाए जाने पर कार्रवाई जरूर होगी।
अब इस मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। देखिए मामला है क्या। माननीय विधायकों की और माननीय मंत्रियों की परिजनों का, बेटों का भी इतना हौसला बुलंद हो गया है कि वो स्वयं भी सामूहिक बलात्कार करने आपको तो ध्यान होगा। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर घिरी सरकार पर बीजेपी का ये सबसे गंभीर आरोप है, क्योंकि यह मामला राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से जुड़ा है। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप के आरोप ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। आज एफआईआर करने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी 100% कार्रवाई करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। मामला सरकार के वरिष्ठ मंत्री का है तो इसे लेकर सीएम से भी सवाल पूछे गए। अभी तो मैंने न्यूज पढ़ी है, तो जानकारी प्राप्त कर रही है एक्चुअल में क्या घटना हुई है। अभी तो तफ्तीश जब चलती है तो पहले तफ्तीश सामने शख्स आएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये मामला। मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ दिल्ली में रेप का केस दर्ज हुआ है। जलदाय मंत्री महेश जोशी का बेटा है रोहित जोशी। दिल्ली पुलिस ने सवाई माधोपुर पुलिस को रोहित जोशी का मामला सौंपा। रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर थाने में दर्ज हुई थी शिकायत। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर दर्ज हुआ मामला। रोहित जोशी पर जबरन सेक्स, धमकी देने, गर्भपात करवाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। जबरन अप्राकृतिक सेक्स करने, जान से मारने की धमकी के भी आरोप है। वहीं इस पूरे मामले पर महेश जोशी ने भी अपनी सफाई दी है। मैं चाहता हूं कोई एफआईआर अगर दर्ज होगी तो पुलिस उसकी निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में, सख्ती के साथ में जांच करे, सच्चाई को सामने लाए। मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय के साथ रहा हूँ। इस मामले में भी और आगे भी किसी मामले में मैं उसी पक्ष के साथ रहूँगा जो न्याय पर सत्य का करे। पीड़ित लड़की ने रोहित के खिलाफ राजनीतिक रसूख दिखाने के आरोप भी लगाए हैं और इसी डर से उसने दिल्ली में रोहित के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर उसे सवाई माधोपुर एसपी को केस ट्रांसफर किया है। इससे पहले कांग्रेस के ही एक और विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे के खिलाफ भी रेप के आरोप लग चुके हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप का केस दर्ज होने के बाद बीजेपी नेता गिरधारी लाल ने बड़ा बयान दिया है। गिरधारी लाल ने कहा कि जब मंत्री के बेटे बलात्कार कर रहे हैं और पुलिस उन्हें बचाने में लगी है तो समझ सकते हैं कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, राजस्थान में पूरी तरह से जंगल राज है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और जब मंत्री के बेटे बलात्कार कर रहे हैं और पुलिस उनको बचाने में लग रही है, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब छोटे छोटे अपराधों को लेकर के लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है तो इतना बड़ा संगीन अपराध होने के बाद भी उसको सरकार द्वारा बचाने की कोशिश की जा रही है। आज राजस्थान की जनता पूरी तरह से इस बात को समझ चुकी है कि राजस्थान में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। आज सरकार के संरक्षण में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार द्वारा ही पोषित अपराध हो रहे हैं। क्या प्रदेश के बिजली कटौती के लिए सिर्फ कोयला संकट ही जिम्मेदार है? और अगर कोयला संकट ही इसके लिए जिम्मेदार है तो इस संकट से निपटने के लिए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? यही सवाल प्रदेश की जनता भी पूछ रही है। यही बात बीजेपी भी सरकार से जानना चाहती है। लेकिन सरकार का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान का ही नहीं है। 45 के पार पारा बिजली कट से बेहाल। मरुधरा पर डबल अटैक।
जब प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा है, तभी बिजली के संकट ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कोयला संकट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन साफ है कि समय रहते समाधान न निकालने से मामला गंभीर हो गया। राज्य के पावर प्लांट में उत्पादन या तो ठप है या बेहद कम, और करीब 2 महीने तक यही हालात बने रहने की आशंका जताई जा रही है। देश भर में बिजली की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ी है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। आपको बता दें कि प्रदेश में घोषित तौर पर 1 से 3 घंटे की कटौती चल रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये कटौती 10 से 12 घंटे की है। प्रदेश में औसत 25.25 करोड़ यूनिट प्रतिदिन की मांग है। अधिकतम मांग ने 29 करोड़ यूनिट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो मांग और उत्पादन में प्रतिदिन करीब 5 करोड़ यूनिट का गैप है। वहीं प्रदेश में 1970 मेगावाट की 5 थर्मल प्लांट में उत्पादन ठप है। तो बीजेपी इसी बहाने गहलोत सरकार पर हमला बोल रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इसे सरकार का मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं बचा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था इनको करनी थी, अब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं है। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान में नहीं है, देश का बड़ा हिस्सा इस संकट से जूझ रहा है। पूनिया जी को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। बहरहाल तेज गर्मी के साथ बिजली की बढ़ती मांग और उत्पादन में कमी से हाल बेहाल है, लेकिन कोयला संकट भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कोयला संकट पेमेंट ना होने के कारण उत्पन्न हुआ या इसका कोई और भी कारण है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पानी बिजली संकट के साथ कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को घेरा है। राठौड़ ने कहा कि सरकार को 3 महीने पहले जो कंटीजेंसी प्लान बनाना चाहिए था, जो आज तक नहीं बन पाया है। प्रदेश के 10 जिले जिनमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, उनकी हालत बदहाल है। हालात हो चुके हैं कि यहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कानून व्यवस्था जर्जर हो रही है। सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अंतर्द्वंद्वों में फंसी सरकार को प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी 13 मई को आक्रोश रैली निकालेगी। सांसद दिया कुमारी ने टोंक में सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर पूरी तरह सरकार विफल हुई है। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिया कुमारी ने कहा कि अब तो सरकार के मंत्री और उनके परिवारजन भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर पर दिया कुमारी ने जमकर कटाक्ष किया। जीरो है, हर चीज में जीरो है कांग्रेस सरकार। ये पावर आप देखिए, इतनी बिजली कटौती कोई और प्रदेश में नहीं हो रही है। हर प्रकार से, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे हम लोग गैस की बात करें, हर प्रकार से राजस्थान सबसे ज्यादा चार्ज कर रहा है। स्टेट वैट सबसे ज्यादा राजस्थान में है। कुछ भी नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। उन्होंने बहुत सारे वादे किए, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो हालत है राजस्थान की वो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अब संभालना बहुत मुश्किल है। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में 3 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। घटना पहाड़ी थाना इलाके के धीमरी गांव की है।
तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष का मिशन राजस्थान। सूरतगढ़ के दौरे पर जेपी नड्डा सूरतगढ़ पहुंचे हैं। जेपी नड्डा संभाग स्तरीय बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि एम्बियंस पैलेस में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सूरतगढ़ के प्राचीन रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे जेपी नड्डा। तो आपको बता दें कि वो सूरतगढ़ पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि मिशन राजस्थान पर हैं, सूरतगढ़ पहुंचे हैं। संभाग स्तरीय बूथ सम्मेलन है अध्यक्षों का, उसमें वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सचिन हमारे सहयोगी सीधे सूरतगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या जानकारी? जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना जो जेपी नड्डा का जो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक क्वार्टर वर्ष में भारी बजट दिया गया, परंतु राजस्थान की कांग्रेस सरकार इसको पूरा करने में आगे पीछे हो रही है, लापरवाही बरत रही है। अगुवाई के लिए बीजेपी यदि कांग्रेस सरकार थोड़ी सी गंभीरता बताती, गंभीरता जो बताती तो आज सभी नेता मौजूद हैं पूरे प्रदेश के गांवों में यहाँ पर पहुंचे हैं। 42,000 प्रदेश में प्रत्येक तो बूथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बूथ के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं और उनको संबोधित करेंगे। तो सभी तरफ जो है देखेंगे तो मंच, ये मंच बनाया गया जिसमें बीकानेर संभाग के सांसद हैं, राजस्थान सरकार द्वारा काम किया गया है। 13 तारीख से 20 तारीख तक बंदी जारी है। इसका मतलब है प्रेम में ये तो हम के किसानों को पानी मिलेगा, विधानसभा में आईटीएमसी लेवल पानी मिलेगा। दे रहे होंगे। बिजाई मंत्री है, बिजाई का पूरा सीजन चल रहा है, मौजूद है। बिजाई होगी नहीं। और अरुण सिंह जो कि जीवन की हालत ये है, वो आपको मंच पर पशुओं की हालत जाने की गई, पूरे राजस्थान में संकट पैदा हो गया है। गेहूं की फसल किसानों द्वारा कम बिकी गई थी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने सिंचाई पानी नहीं किया। हमने आंदोलन किए, आंदोलन करके सिंचाई के लिए 5 विधान हमने जिसके कारण किसानों की सरसों की फसल हुई और गेहूं की फसल भी हुई, फसल भी हुई, और जितनी फसल पूरे में गेहूं की होती थी। एक मिनट सचिन, आपको मैं रोक रहा हूं इस वक्त। अशोक हमारे सहयोगी श्री गंगानगर से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अशोक, आपके पास क्या जानकारी? देखिए अभिषेक, अब से कुछ सेकंड ही पहले जेपी नड्डा का चार्टर प्लेन सूरतगढ़ एयरबेस पे लैंड कर चुका है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित सांसद निहाल चंद मेघवाल सहित अन्य कार्यकर्ता इस समय सूरतगढ़ एयरबेस पर मौजूद हैं, जो जेपी नड्डा की अगवानी करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद में जेपी नड्डा एयरबेस से बाहर निकलकर देखिए, जो सबसे पहला उनका जो कार्यक्रम रखा गया है वो कार्यक्रम यहाँ पर है, जो सिख संगत श्री गंगानगर के द्वारा उनका यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। यहाँ पर वो कुछ देर के लिए रुकेंगे एम्बियंस रिसोर्ट पे पहुंचने से पहले। हम कुछ लोगों से भी बात करने का भी प्रयास करेंगे, जो है कि कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप बताएं कि आज जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। बड़ा उत्साह है, युवा कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह है। जेपी नड्डा जी के और वसुंधरा जी के स्वागत को लेकर सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है। हम सभी कार्यकर्ता श्री गंगानगर से यहाँ उनके स्वागत के लिए आतुर हैं, पलक पावड़े बिछाकर उनका। क्या मायने रखता है ये आपके लिए कार्यकर्ता होने के नाते? आज वसुंधरा जी आ रहे हैं, इससे पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में पूरा जोश
जोश हो गया कार्यकर्ताओं में भी। वसुंधरा जी ने बाद में अपना कदम रखा है। देखिए अभिषेक, जेपी नड्डा जी के दौरे को लेकर यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार जो जेपी नड्डा श्री गंगा। बिल्कुल अशोक, तो कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वहां पे भी कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के बीजेपी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जेपी नड्डा हैं उससे ज्यादा कहीं उत्साहित वसुंधरा राजे वहां पहुंची, इसको लेकर के भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सचिन, नड्डा के इस दौरे को किस तरीके से देखा जाए, कितना अहम हो जाता है? क्योंकि कार्यकर्ताओं से भी जब अशोक बात कर रहे थे तो नड्डा के आने से कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं ये तो बात की बात है, लेकिन वसुंधरा राजे के वहां पहुंचने से ज्यादा उत्साहित नजर आए कार्यकर्ता। हमारे केंद्रीय मंत्री, बाड़मेर से सांसद, युवा नेता आदरणीय कैलाश चौधरी जी से कि आए और आप सबको संबोधित करें। आदरणीय कैलाश चौधरी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी। कि बीकानेर संभाग में बीजेपी को 2018 के बड़ा नुकसान हुआ था, काफी सीटें बीजेपी ने हारी थी। कांग्रेस वहां पर केवल 4 सीटों पर सिमटी हुई थी 2018 से पहले, लेकिन अब जो है आधी से ज्यादा सीटें जो है विधानसभा की वो कांग्रेस के पास में है। ऐसे में जेपी नड्डा की यहाँ से शुरुआत करना, क्योंकि बॉर्डर इलाका है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये 4 जिले बीकानेर संभाग में आते हैं। तो यहाँ से शुरुआत की गई सम्मेलन की, उसके बाद में ये सम्मेलन हर संभाग में किया जाएगा। यानी तकरीबन 1.5 साल का समय बचा है विधानसभा चुनावों को लेकर। लेकिन मान के चलिए कि बीजेपी ने शुरुआत कर दी है विधानसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि आपको ध्यान होगा अनुसूचित जाति का जो सम्मेलन था सवाई माधोपुर में, उसको संबोधित किया था जेपी नड्डा ने। उसके बाद में अगले ही महीने जेपी नड्डा राजस्थान आ रहे हैं और 2 दिवसीय राजस्थान में रहेंगे। तो राजस्थान में हमारे जेपी नड्डा का ये दौरा और अलवर में जो तस्वीर निकल के सामने आएगी वो तस्वीर यहाँ नहीं होगी। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जगह दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच चुकी है, तो ऐसे के ठीक है सचिन, आता हूँ आपके पास, फिर अशोक के पास चलते हैं। अशोक, अब देखिए जो कार्यकर्ता हैं उत्साह उनमें तो साफ तौर पे दिख रहा है, लेकिन जो चीजें हैं जैसे वसुंधरा राजे के पहुंचने से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। अशोक, आवाज मिल रही है आपको? अशोक तक आवाज, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी जी अशोक, तो कार्यकर्ता तो उत्साहित नजर आ ही रहे हैं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर के, या वसुंधरा राजे पहुंची हैं इस वजह से? देखिए अपने अपने मत हैं, यहाँ पर समर्थकों की कमी नहीं है, चाहे वो वसुंधरा समर्थक हो चाहे फिर वो नड्डा समर्थक हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो जबरदस्त बना हुआ है। और चाहे हम उसको हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े लबरेज हैं। वसुंधरा राजे की उपस्थिति से भी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो जेपी नड्डा का दौरा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुत मायने रखता है। और हमारे साथ कुछ और यहाँ के स्थानीय नेता, उनसे बात करते हैं। कितना उत्साहित है, क्या लग रहा है? बड़ा उत्साहित है, बीकानेर संभाग के और पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही खुशी का विषय आज कि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा साहब पधार रहे हैं। हाँ। और उनके साथ पूरी की पूरी राजस्थान की कोर कमेटी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानीय अरुण सिंह जी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस विकास क्षेत्र के अंदर जो विकास की गंगा बहने वाली हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी राजे हमारे बीच में आ रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे सभी नेताओं के आगमन बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए मैं आपको बड़ी विलक्षण तस्वीरें यदि मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए जेपी नड्डा जी का जो स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया है वो सिख संगत के द्वारा रखा गया, और ये पहला कार्यक्रम है जो सूरतगढ़ के एयरबेस से बाहर निकलने के बाद में जेपी नड्डा का यहाँ स्वागत सत्कार किया जाएगा, सिख संगत के द्वारा स्वागत किया जाएगा। देखिए सभी सिख संगत के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हाथों में गुलाब का फूल लेकर बैठे हुए हैं और वो सिख जेपी नड्डा जी का स्वागत करने के लिए काफी उतार दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ बात करने का भी प्रयास करेंगे। आप बताएं जेपी नड्डा जी के दौरे को देखते हैं जी, कैसे देखते हैं जेपी नड्डा जी के दौरे को? बहुत बढ़िया लगता है जी। अच्छा जी, किस तरह से स्वागत करेंगे? आपने गुलाब का फूल ले रखा है। बहुत अच्छी तरह करेंगे, उन्होंने जो कॉरिडोर का काम किया हमारे लिए वो वरदान है। अच्छा, इसलिए हम तन मन से उनका। तो क्या लग रहा है आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी का है? पक्का है, श्योर। बिल्कुल 150 पार करेंगे। हम कुछ और कार्यकर्ताओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं। ये सिख संगत के कार्यकर्ता हैं जो गुलाब का फूल लेकर हाथ में खड़े हुए हैं जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए।
क्या लग रहा है इन दिनों कैसा होगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया होगा, 150 के पार करेंगे भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, 150 के पार करेगी। और जो आप नड्डा साहब के लिए फूल लेके खड़े हैं, ये गुलाब का फूल क्यों? हाँ जी, गुलाब का फूल, क्योंकि हमारी पार्टी का निशान भी फूल है, गुलाब का फूल है। अच्छा जी, देखिए कमल के फूल के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बड़ा स्वागत कार्यक्रम किया गया। सिख संगत के स्वागत किया जाएगा और इसी स्वागत की कड़ी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है। आप ये देखिए, सिख संगत के द्वारा जेपी नड्डा जी का जो ये पहला कार्यक्रम है स्वागत की कड़ी का, वो ये कार्यक्रम है। और यहाँ पर अभी जेपी नड्डा कुछ ही देर में पहुंचेंगे। कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और गुलाब का फूल लेकर, सबसे खास बात है कि गुलाब का फूल लेकर यहाँ पे सिख संगत के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हुए हैं जी। बिल्कुल अशोक, तो देखिए ये दौरा भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जो पार्टी के अंदर चीजें चल रही हैं उसको पाटना नड्डा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और शायद यही वजह है कि वहां हम देख रहे हैं कि सतीश पूनिया हैं, वसुंधरा राजे हैं और भी पार्टी के नेता हैं, तो वो एकजुटता भी अब पार्टी दिखाना चाहेगी। बिल्कुल, देखिए 2023 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके लिए जो माइक्रो मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट है, कार्यकर्ता मैनेजमेंट है, उसमें बीजेपी का कोई शानी नहीं है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए सबसे पहले जो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है, बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी की बातें सामने आती है, उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ा चुनौती बीजेपी के लिए है। हालांकि अगले विधानसभा चुनावों में जाने से पहले जो जिस तरह से जेपी नड्डा जी के द्वारा हाल ही में सवाई माधोपुर में सम्मेलन किया गया और जिस तरह से आज सूरतगढ़ के अंदर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं, उसके बाद मोटे तौर पर यही है कि जेपी नड्डा जी के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि यदि प्रदेश में कहीं किसी भी तरह का कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में कोई थोड़ा बहुत मनमुटाव है या थोड़ी बहुत कहीं गुटबाजी है, उसको दूर किया जाए और साथ ही साथ बूथ अध्यक्षों को तैयार किया जाए आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर, ताकि प्रत्येक मतदाता तक बूथ अध्यक्ष अपनी पहुंच जमा कर सके और अपने कार्यकर्ताओं के जरिए आगामी 2023 के विधानसभा चुनावों में वो अपने पक्ष में मतदान करा सके जी। बिल्कुल सचिन, अब यही चीज अगर मैं आपसे जरा सा समझू, देखिए जेपी नड्डा के लिए राजस्थान चुनौती बहुत बड़ी होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि चुनौती नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सी गुटबाजी की बातें सामने आते रहती हैं, भले ही बीजेपी उससे इनकार करे, तो उससे निपटना बहुत बड़ी चुनौती होगी नड्डा के लिए भी। हेलो जी सचिन। तो बिल्कुल सचिन तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सचिन, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मैं यही बताना की कोशिश कर रहा था, जो सवाल आपने पूछा कि जिस तरह से जन हुकार रैली जो कि आयोजित की गई थी, उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से कोई भी पोस्टर यहाँ पर नहीं रखा गया है। केवल बूथ संकल्प महासम्मेलन का पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है और सभी नेता जो है वो एक मंच के नीचे यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे बड़ी बात यह है सबको गर्व होना चाहिए पूरे कि हम पंडाल में दिखाई नहीं देगा और वो भारतीय जनता पार्टी उसके हम सभी कार्यकर्ता हैं और बूथ अध्यक्ष होने के नाते जो पार्टी ने आज आपने देखा इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई जिससे कि वो गलत मैसेज जाए। पूरी तरह से बूथ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो कि पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूत करते हैं। मंच की अगर बात करेंगे तो मंच में केवल 2 लोगों को जगह दी गई है पोस्टर्स में, वो जगह दी गई है दावे के साथ मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसके बाद में जेपी नड्डा को। और वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो 3 लोगों को यहाँ पे जगह दी गई है, जिसको पूरी जनता ने बीजेपी के जो अध्यक्ष है का समय आ चुका है और उसके बाद वसुंधरा राजे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जो कि सबसे वरिष्ठ नेता भी है बीजेपी के समय, उन तीनों को जगह दी गई है। तो एक बार वो गलती नहीं दोहराई गई है जो कि अलवर के अंदर जन हुकार रैली में दोहराई गई थी सोमवार को। तो ये जो मैसेज है, ये जो तस्वीर है मंच की, वो ये बताती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि देखिए वसुंधरा राजे का एक अपना ओरा है, वसुंधरा राजे की एक अपनी तरह की राजनीति है। वो सीधे अपने चार्टर प्लेन से एयरफोर्स स्टेशन पहुंची है और अब कुछ देर बाद जब सूरतगढ़ में जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो उनको वो यहाँ पर रिसीव करेगी।
जाएगी। वो अन्य नेताओं के साथ में एक दिन पहले यहाँ नहीं पहुंची, कुछ घंटे पहले पहुंची है, लेकिन ये वसुंधरा राजे का अपना तरीका है, अपना एक स्टाइल है। लेकिन जो तस्वीर अलवर से गई थी वो तस्वीर आज सूरतगढ़ से नहीं जाने वाली है। जेपी नड्डा यहाँ पर यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पूरी तरह से ठीक है, पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी चलेगी। विधानसभा चुनावों में भी कुछ शायद पार्टी कोशिश नहीं करेगी, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद में जो विधायक हैं वो अपने विधायक दल के नेता का चयन करेंगे। इसी तरह से बीजेपी ने पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और ये विधानसभा चुनाव भी मान के चलिए इसी तरह से लड़ा जाएगा। लेकिन पार्टी की जो एकजुटता है उसको दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। जो गलती अलवर में हुई है जिसके बाद जो खबरें बनी थी, बिल्कुल सचिन, अब इसमें पार्टी कितना सफल हो पाती है इस पर भी नजर रहेगी और इसके लिए भी इंतजार करना होगा। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अभिषेक जी। अशोक, तो वहां से क्या अपडेट, कितनी देर में हवाई पट्टी से बाहर आएंगे जेपी नड्डा? देखिए तकरीबन 12 से 13 मिनट हुए हैं कि जेपी नड्डा सूरतगढ़ एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। उनका चार्टर प्लेन लैंड कर चुका है। वहां पर सीएम वसुंधरा राजे सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य केंद्रीय मंत्री लाइक अर्जुन मेघवाल जी और गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर मौजूद हैं और उनके स्वागत सत्कार कर रहे हैं। एयरबेस से जस्ट कुछ ही मीटर की दूरी पर यह सिख संगत का कार्यक्रम है। मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। सिख संगत का एक कार्यक्रम है जिसमें जेपी नड्डा जी का स्वागत किया जाएगा और स्वागत के लिए यहाँ पर सिख संगत के काफी सारे कार्यकर्ता, तकरीबन कह सकते हैं हम सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और अगले 4 से 5 मिनट के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ पहुंचेंगे और उनका स्वागत यहाँ पर सिख संगत की तरफ से किया जाएगा। देखिए बड़ा मायने रखता है इसके अंदर, न केवल बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी, लेकिन इसके साथ ही अभिषेक ये बात करने लायक होगी कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ही जो केंद्रीय कृषि कानूनों का जो सबसे ज्यादा विरोध कहीं यदि राजस्थान में देखने को मिला तो वो देखने को मिला हरियाणा, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। और यही शायद एक मोटी मोटी वजह है कि इस समय जो केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने अपना जो दौरे की शुरुआत की है, जो चुनावी शंखनाद किया है, वो शायद इस सरहदी जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें पड़ोसी राज्य पंजाब में आपने जिस तरह से क्लियर मैंडेट प्राप्त किया है और आप भी कहीं न कहीं अब राजस्थान में प्रवेश करने का जो प्लान कर रही है वो अब कहीं न कहीं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से होते हुए रास्ता दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो केंद्रीय कृषि कानूनों की खिलाफत के बाद जो बीजेपी के विपक्ष में थोड़ा सा जो माहौल बना था और साथ ही साथ जो पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी को जिस तरह से क्लियर मैंडेट मिला है, उसके बाद जेपी नड्डा का श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का दौरा कोई अप्रत्याशित नहीं है। ये बड़ा ही सोची समझी और रणनीति के तहत ही जेपी नड्डा को यहाँ पर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बुलाया गया है। आज संभाग स्तरीय, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और साथ ही साथ जो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है, यानी कि बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है, उसकी रणनीति पर इस समय जेपी नड्डा चर्चा करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक और सचिन, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। नजरें आप बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए।